नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे राहु ग्रह को लेकर, या यूँ कहें कलयुग के राजा ग्रह को लेकर, क्योंकि कलयुग राहु से जुड़ा हुआ है। और आपने देखा भी होगा कि इस युग में वही व्यक्ति ज़्यादा कामयाब है जो थोड़े बहुत छल कपट या किसी न किसी प्रकार के व्यसन से जुड़े हैं, या फिर वो लोग जिनके धंधे ऐसे हैं जैसे शराब नशे से जुड़े हुए, ये व्यक्ति इस युग में अच्छी तरक्की कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी चीज़ें राहु के अंतर्गत आएंगी। अब बात कर लेते हैं राहु ग्रह के विवरण को लेकर। राहु के पिता का नाम विपरीचित व माता का नाम सिंगिका है, और इनका असली नाम सवरभानु है, और बाद में इनका नाम राहु पड़ा। इसके पीछे आप सभी अवगत हैं समुद्र मंथन की कहानी को लेकर, कि देवताओं ने और राक्षसों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। अब समुद्र मंथन में से अमृत निकलने के बाद भगवान विष्णु उसको लेकर भाग गए अमृत को, लेकिन राहु का फोकस, राक्षस सवरभानु का फोकस इतना गजब का था कि उन्होंने उसे मोहिनी रूप में भी पहचान लिया विष्णु जी को। और जब अमृत बट रहा था देवताओं में, तो ये खुद देवताओं का रूप धारण करके उनकी पंक्ति में बैठ गए। लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने इन्हें पहचान लिया, और अब अमृत तो इन्होंने भी धारण कर लिया था, गले के नीचे उतर चुका था। और जब सूर्य और चंद्रमा ने इनकी शिकायत की, तो भगवान विष्णु ने इनका की गर्दन को सुदर्शन चक्र से उड़ा दिया। अब सौरभानु के दो हिस्से हो गए, क्योंकि अमृत अंदर जा चुका था। तो एक हिस्से को धड़, ऊपरी हिस्से को, सर वाले हिस्से को राहु नाम मिला, और धड़ वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा इनका केतु कहलाया। तो इस कहानी से दो तीन सूत्र राहु के निकल के आते हैं। एक सूत्र तो ये निकल के आता है कि राहु का फोकस बड़ा गजब का था। दूसरा, राक्षसों ने देवताओं को धोखा नहीं दिया, मतलब राहु ने धोखा नहीं दिया, खुद देवताओं ने उन्हें धोखा दिया अमृत प्राप्ति के लिए। तो यहाँ से भी एक सूत्र निकलता है कि हमारी कुंडली में जिस भाव में राहु होता है, पहले हम वहाँ धोखा खाते हैं, और फिर इतने सचेत हो जाते हैं कि फिर हम वहाँ धोखा नहीं खाते, दूसरों को धोखा देने में सक्षम हो जाते हैं। और भगवान विष्णु का बड़ा अवतार भी राहु से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर भी छोटी सी कहानी है कि हिरण्याक्ष नाम के राक्षस पृथ्वी को पाताल लोक में ले गए थे। तो भगवान विष्णु ने वराह का रूप लेकर पृथ्वी को पाताल लोक से निकाला था। अब जो वराह रूप है वो राहु से जुड़ा हुआ है। यहाँ से भी एक सूत्र निकलता है कि राहु जहाँ भी हो, कि वो किसी भी विषय की गहराई में जा करके उससे तथ्य निकालने में सक्षम होते हैं। अब बात करते हैं ये किस राशि में ऊंच या नीच के होते हैं। यहाँ पर अलग अलग मत हैं राहु को लेकर, क्योंकि राहु को वैसे तो किसी राशि का स्वामित्व प्राप्त है नहीं, ये किसी राशि के स्वामी नहीं है, फिर भी इन्हें कुंभ राशि का उपस्वामी माना गया है। अब बात करते हैं राहु के उच्च या नीच राशि तव को लेकर। तो बहुत से ज्योतिषियों ने इन्हें
मिथुन राशि में उच्च व धनु राशि में नीच माना है। और आधे ज्योतिषियों ने इन्हें वृषभ राशि में उच्च व वृश्चिक राशि में नीच माना है। लेकिन अगर इन दोनों तथ्यों में ना जाए तो एक बात स्पष्ट है कि राहु को कोई राशि तो मिली नहीं हुई है, इसलिए ये जिस राशि में बैठते हैं ये उस राशि का स्वामी कुंडली में किस स्थिति पर है, उसके अनुसार ये अच्छा या बुरा फल हमें देंगे। इन्हें दिशाओं में दक्षिणी पश्चिमी दिशा का स्वामित्व प्राप्त हुआ है। दक्षिणी पश्चिमी दिशा यानी घर का नैऋत्य कोण। अगर नैऋत्य कोण में कुछ कमियां हों घर में तो ये समझो राहु कुंडली में खराब है। और राहु और केतु से जुड़ी एक बात और भी है कि जो ये राशि शब्द है ना, जिसे हम कहते हैं राशि, इसका निर्माण ही राहु केतु के नाम से निकला हुआ है। देखो, रा का राहु, राशि का जो पहला प्रथम अक्षर है रा, वो राहु से लिया गया है। और केतु का एक नाम सिखी भी है, तो केतु के पहले अक्षर सी, सिखी का पहला अक्षर सी और राहु का पहला अक्षर रा मिलाकर ये राशि शब्द का निर्माण हुआ है। इनका रत्न गोमेद है। अब मैं तो पाप ग्रह के बारे में इतना मानता हूँ कि इनका रत्न बड़ा सोच विचार के धारण करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी पाप ग्रह के रत्न को हम धारण करते हैं तो कुछ न कुछ वो हमारे अंदर अपना नेगेटिव प्रभाव अवश्य देंगे। हाँ, ये राजनीतिक लोगों के लिए राहु का रत्न अच्छा प्रभाव देता देखा गया है। इनकी महादशा 18 वर्ष की होती है। अगर कुंडली में राहु अच्छी स्थिति में हो तो इनकी महादशा ऊंचाइयों तक लेके जाती है। लेकिन देखा ये भी गया है कि ये अपनी महादशा में ऊंचाइयों पर तो लेके जाते हैं, लेकिन जाते जाते ये वापस नीचे गिरा देते हैं। कभी कभी हमें लगता है ना कि ये लड़का कल तक कार्य नहीं कर रहा था, ये तो 1-2 साल में करोड़पति हो गया, वो राहु का ही प्रभाव होता है। लेकिन वो जाते जाते फिर उसको वैसा बना जाते हैं। राहु के अंतर्गत 3 नक्षत्र आएंगे, आद्रा, स्वाति और शतभिषा। ये तीनों नक्षत्र राहु के हैं। राहु को शनि की तरह वातकारक ग्रह माना गया है, ये वात प्रधान ग्रह है। और राहु और शनि में बहुत सी बातें सामान्य है। राहु के बारे में ये भी कहा गया है कि राहु सीमाओं में रहना पसंद नहीं करता, राहु सीमाओं को तोड़कर जाना पसंद करता है। इसका एग्जाम्पल ये लें कि जैसे अगर किसी के 7वें स्थान में राहु हो तो ये दिमाग में ऐसी मानसिकता देता है कि प्राय विजातीय विवाह या लव मैरिज की तरफ व्यक्ति को आकर्षित करता है। क्यों? क्योंकि राहु को कोई सीमाएं पसंद नहीं है। किसी भी चीज को पागलपन की हद तक पाने की लालसा देना भी राहु का ही काम है। जैसे समुद्र मंथन के दौरान और राक्षस तो भ्रमित हो गए, लेकिन ये भ्रमित नहीं हुए और इन्होंने देखो अमृत प्राप्त करके ही ये माने, क्योंकि ये किसी भी सीमा तक जा सकते अपने, अगर इनके मन में विचार आ गया किसी चीज़ की इच्छा का तो ये पागलपन की हद तक जा सकते हैं। केंद्र में अगर बृहस्पति हो और 6ठे भाव में राहु स्थापित हो तो ये अष्टलक्ष्मी नामक योग भी बनाते हैं। और राहु काल जो
नित्य आता है। यहाँ पर भी ये है कि भाई राहु काल में यात्रा ना करें, राहु काल में कोई अनुष्ठान ना करें, राहु काल में कोई वस्तु ना खरीदे। लेकिन मेरा मत थोड़ा सा हटकर है, क्योंकि राहु काल तो रोजाना आता है। तो यहाँ पर मेरा मत ये है कि राहु है देवताओं के शत्रु है। तो यहाँ राहु काल के दौरान स्पेशल धार्मिक कार्य और अनुष्ठानों से जरूर बचना चाहिए। अन्य कार्य भले ही कर ले, लेकिन धार्मिक कार्य यहाँ हम नहीं करेंगे। सिर्फ राहु काल के दौरान हम मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, मौन रह सकते हैं। जहाँ राहु व्यक्ति को इंटेलिजेंट बनाता है, राहु बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट ग्रह है, वहीं व्यक्ति को ये शॉर्टकट रास्ता भी अपनाने के लिए शिक्षा देते हैं कि राहु से प्रभावित व्यक्ति क्या करते हैं। जैसे शनि से प्रभावित व्यक्ति तो कठोर मेहनत, संयम के साथ किसी लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। वही राहु वालों को राहु शॉर्टकट रास्ता दिखाते हैं, और इसी शॉर्टकट के रास्ते के चक्कर में व्यक्ति कभी कभी गलतियां कर जाता है, और वो समाज से फिर बाद में दंडित भी होता है। राहु के बारे में एक अन्य कहावत ये भी है कि राहु 10 में और दुनिया 10 में। अब राहु तिकड़मी ग्रह है और 10वां भाव बनता है हमारे कार्य क्षेत्र का। तो जिन व्यक्तियों की कुंडली में 10वें भाव में राहु हो, तो वो अपने काम को निकालने के लिए साम दाम दंड भेद नाटक सभी प्रक्रियाएं अपनाते हैं और अपना काम निकलवा लेते हैं। तो यहाँ 10वां राहु अच्छा माना गया है, क्योंकि अपना काम निकालना भी एक मतलब अच्छी बात है। एक अन्य बात हो कि बहुत ग्रह, सारे ग्रह लगभग सूर्य के साथ बैठे तो वो अस्त हो जाते हैं। एक ये ग्रह ऐसा है कि सूर्य के साथ बैठने पर उसको ग्रहण लगाने में सक्षम है। अब कर लेते हैं राहु पढ़ाई के विषय में, राहु से जुड़े हुए कौन से अभ्यास पुस्तिकाएं आएंगी या फिर मतलब कौन से सब्जेक्ट आएंगे। कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, अनुसंधान, एंटीबायोटिक दवाओं का निर्माण, सीटी स्कैन, एक्सरे चलाने वाली कोई विद्या है तो वो भी इसी के तहत आएगी। कीमोथेरेपी का ज्ञान, राजनीति का ज्ञान और कीटनाशक दवाओं के निर्माण का ज्ञान, ये सभी विषय, पढ़ाई के विषय राहु के तहत आएंगे। राहु किन किन चीज़ों का कारक है? राहु दादा का कारक है, नानी का कारक है, विधवा औरत का कारक है। पहलवान भी राहु से देखा जाएगा। विदेशी भूमि, विदेशी लोग और जो लोग जुआ वगैरह खेलते हैं वो भी राहु के अंतर्गत ही आएंगे। खाद्य पदार्थों में मांसाहार, धूम्रपान, विदेशी खाना, पैकेट बंद खाना, उड़द से बना बड़ा, हींग, सरसों और वो खाने जो डीप फ्रीजर में रखे जाते हैं वो भी राहु के तहत आएंगे। और वो खाना जिसे सूर्य चंद्रमा का प्रकाश नहीं मिलता या हवा नहीं मिलती, जिसको हम ये कहेंगे कि प्रेशर कुकर में बना हुआ खाना भी राहु के तहत ही आएगा। अब बात कर लेते हैं इनके स्थान कौन कौन से हैं राहु के। तो समुद्र का विचार भी हम राहु से करेंगे, क्योंकि समुद्र भी अनंत है राहु की तरह,
ये भी काफ़ी बड़ा है। अंधेरी जगह जितनी भी हैं वो राहु के रहने के स्थान माने गए हैं। कब्रिस्तान, शौचालय, गुफा, कब्र, मस्जिद, राष्ट्रीय राजमार्ग, जहाँ हमें ना चाहते हुए भी टोल देना पड़ता है, राष्ट्रीय राजमार्ग सभी राहु के अंतर्गत आएंगे। ये सभी वस्तुएं यहाँ पर राहु का स्थान माना गया है। इन जगह पर पशुओं में सभी रेंगने वाले जहरीले जीव राहु के तहत आएंगे। हाथी, सूअर, कबूतर, चील, ये सभी के सभी राहु के अंतर्गत आएंगे। औषधियों में चंदन, दुर्वा और कुशा का विचार भी राहु के तहत ही किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ मुख्य बात कर लेते हैं कि हमारा जीवन आजकल कितना राहु से प्रभावित हो चुका है। देखिए, हमने पीछे भी पढ़ा था चंद्रमा के बारे में कि चंद्रमा मन के प्रतीक, मातृभूमि के प्रतीक, माता के कारक ग्रह है। तो दोस्तों, जो आज का समय चल रहा है खाने को लेकर, और जो अत्याचार हम पृथ्वी के साथ कर रहे हैं, कि जितने भी कीटनाशक हैं वो सभी राहु के तहत आएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं आज के समय में, अच्छी फसल लेने के चक्कर में पृथ्वी पर इतना कीटनाशक डाल रहे हैं। अब चंद्रमा को जोड़ा है पृथ्वी से, क्योंकि माता है, हमारा पेट भरती है पृथ्वी। तो अब जितना कीटनाशक हम चंद्रमा को प्रभावित करेगा, ये कीटनाशक स्वाभाविक सी बात है। अब जितना कीटनाशक हम प्रयोग कर रहे हैं, उस कीटनाशक से पैदा हुआ भोजन हमारे मन को प्रभावित कर रहा है। तो एक तो अनुरोध ये कि जितना अगर कीटनाशक का प्रयोग कम से कम किया जाए तो ये मन की शुद्धि के लिए बड़ा आवश्यक है। दूसरा, चंद्रमा को जल से जोड़ा गया है। अब यही हाल जल के साथ हमने कर रखा है कि इंडस्ट्रियों से निकलने वाला गंदा जल, कीटनाशक, ये सभी तो पता नहीं कितने प्रकार के जहर नदियों के किनारे इंडस्ट्री लगी हुई है, वो नदियों में जा रहा है। तो ये भी तो जल को खराब कर रहे हैं। जल खराब करने का मतलब जल, वही फिर ग्रहों में चंद्रमा जो जल के कारक है। अब इतना दूषित जल हम पी रहे हैं, दूषित भोजन हम खा रहे हैं, तो इसका सारा असर हमारे मन पे आएगा। फिर पैकेट बंद चीज़ें, जिन चीज़ों में कुछ केमिकल डले हुए हैं उनको लंबे समय तक रखने के लिए, जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचती, पैकेट बंद चीज़ों में नहीं पहुँचती, और हर पैकेट बंद चीज़ में कुछ ना कुछ रसायन तत्व जरूर होते हैं जो 6-6 महीने 4-4 महीने उन्हें चलाते हैं। अब ये भोजन भी तो राहु से जुड़ गया सीधा सीधा। तो पैकेट बंद चीज़ें भी राहु से जुड़ गई। कीटनाशक पृथ्वी पे डाल रहे हैं, वो भी राहु का हो गया। जल को भी हम दूषित कर रहे हैं केमिकल डाल के। तो अब इस सभी चीज़ों का प्रभाव हमारे मन पर आ रहा है। आज से 30-40 साल पहले चले तो बच्चे अपने पिता का नाम सुनते ही माता कह देती कि तुम्हारे पिता आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि पिता से प्रेम नहीं करते थे उस समय, लेकिन एक मन में इतना आदर भाव कि पिताजी आ रहे हैं तो दौड़कर बैठ गए, किताबें खोल ली उन्हें दिखाने के लिए। समाज में एक दूसरे के प्रति दुख दर्द पीड़ा का एहसास, ये क्यों उस समय थोड़ा हम कम राहु से प्रभावित थे। आजकल इतना बच्चों में चिड़चिड़ापन कि सब कुछ देने के बावजूद भी गुस्से में बोलना, मान सम्मान में कमी रखना, क्योंकि भोजन ही ऐसा हो गया बच्चों का
पूरा दिन राहु का भोजन करते हैं। पैकेट बंद चीज़ें, माताएं कुकरों को छोड़ नहीं रही, कुकर में भोजन बना बना कर देती हैं, क्योंकि कुकर में ना हवा जाती है, ना सूर्य और चंद्रमा का कहीं से प्रकाश जाता है। एल्युमिनियम धातु भी राहु से जुड़ी हुई है। तो अब पूरा ही हमारे जीवन में राहु का प्रभाव आ चुका है। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि ज्योतिषीय तथ्यों से तो इसे बाद में ठीक करेंगे, अगर संभव हो सके तो अपने जल, अपने भोजन, अपनी भूमि को इन राहु के कारक तत्वों से जरूर बचाइए, वरना आने वाली पीढ़ी की क्या मानसिकता होगी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब बात करते हैं राहु से जुड़े उपायों को लेकर के। देखो, राहु से जुड़े उपायों को लेकर के जो राहु के नेगेटिव पॉइंट हैं उन सभी पॉइंटों को छोड़ देना चाहिए। झूठ, चोरी, मक्कारी, शराब, ये सभी राहु के तहत आते हैं, इन्हें हमें अपने जीवन से त्याग देना चाहिए। शिव की आराधना इनका सबसे बेस्ट उपाय है, क्योंकि जो शिव के गले में प्रतीक हैं ये नाग, ये राहु ही हैं। राहु को जोड़ा गया है जहरीले रेंगने वाले जीवों से। और गणेश जी को दुर्वा चढ़ाना, क्योंकि दुर्वा उनकी औषधि है, ये भी राहु का बेस्ट उपाय है। और अपने किसी भी लक्ष्य पर अच्छा फोकस रखना, ये राहु का पॉजिटिव उपाय है कि जहाँ भी आपने जो भी किसी चीज़ को प्राप्ति का लक्ष्य बना लिया, उस पर अपना फोकस पूरा रखें और अपने जीवन को सफल बनाएं। तो बहुत सी अन्य चीज़ें भी छूट चुकी हैं, वीडियो बन जाएगी। कालसर्प दोष के बारे में भी छूट गया है, कौन सा ग्रह इसके साथ होने पर कौन कौन से दोष बनते हैं वो भी छूट गया है। राहु का काफ़ी विवरण छूट गया है। तो अन्य किसी वीडियो में इसको फिर बनाएंगे। जय श्री राम, जय हिंद।